चलिए, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। कोई ऐसा इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट नहीं है ना, चाहे नीट हो या फिर कोई स्टेट लेवल कंपटीशन होता हो, या जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, या कोई स्टेट लेवल कंपटीशन होता हो, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। 100% इस टॉपिक से प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। और बच्चों के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन बनते नहीं हैं। और क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपका झोला ढोने का आदत है और आप 4-4 महीने वेक्टर पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, और इस तरीके के वर्क एनर्जी थ्योरम, इस तरह के प्रॉब्लम आपसे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 4 महीने आप झोला ढोते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, और 4 महीने सेल पढ़ते हैं, फिर 3-4 महीने आप इनइक्वालिटी पढ़ते हैं मैथ में और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो बनना तो मुश्किल है वो। लेकिन 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 अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करते हैं और हमारी बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है ना। देखो, सिनेमा 3 ही बेस पे चलती है। विद्या बालन ने कहा था इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। उसी तरह से फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज़ों पे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझे? प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। समझ गए? प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को आप देखे रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का आज जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो में इतना ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे कि मत पूछो कितना ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आज के बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन से डर खत्म। 100% गारंटी है हमारी कि डर खत्म। आप निश्चित अटेम्प्ट ले पाइएगा। बहुत क्वेश्चन करेंगे और लेवल का क्वेश्चन सब करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दें। अगर हम कहीं पर भी आपको ई लिखेंगे, ई, तो ई का मतलब समझ लेना मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट अ सम ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है? सम है। किसका सम है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ना। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, ठीक है। और कहीं भी अगर हम के लिखेंगे तो के का मतलब आप समझ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी, और यू का मतलब आप समझ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, आई का मतलब आप समझ जाएंगे इनिशियल, और एफ का मतलब आप समझ जाएंगे फाइनल। सी का मतलब कंजर्वेटिव, एनसी का मतलब नॉन कंजर्वेटिव, है ना। और ये इस तरह से EXT लिखा हुआ मतलब एक्सटर्नल, और पी का मतलब स्यूडो, ठीक है। इतना बात क्लियर। ये नोटेशंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको हमने आपको इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, एनर्जी कंजर्वेशन जो है, देखो रटना नहीं है। अपन करते क्या है ना कि एक जो ऊपर से बॉडी ड्रॉप की है, तो ऊपर ग्राउंड से h हाइट ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल के दिखा देते हैं कि mgh है, फिर बीच में भी mgh है, फिर ग्राउंड पे भी दिखा देते हैं कि mgh है, और इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो वो ड्रामा अपने को नहीं करना है। बात सुन लो साफ। अपने को क्या करना है? अपन एनर्जी कंजर्वेशन में इस तरीके से घुसेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से आपको घुसा दिया गया एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर। और यही जो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन में इंटर कर लिया वर्क एनर्जी थ्योरम से, इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट। और यही आपको पकड़ना है, और पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो सबसे पहली बात कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होता है वो सबके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, सबके लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कभी भी डेल्टा यानी कि चेंज का बात करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेगा। ऑल फोर्सेस, तो ऑल फोर्सेस में मतलब कहने का ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब जितना भी फोर्स लग रहा होगा सबको ले लो, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, स्यूडो फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, समझ रहे हैं ना। हर तरीके के फोर्स को अपन को ले लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने वही किया, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, सारे फोर्सेस को हम ले लिए। और यही 4 तरह के फोर्सेस के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है।
अब देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव है, विस्कस फोर्स जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव है, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ऐसे जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सीधा सीधी बात होता है कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है वो सब सेंट्रल फोर्स है। जितना भी सेंट्रल फोर्स है सारा का सारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अब इसमें कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस स्यूडो प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला केस लेते हैं बाबू, अगर मान लो स्यूडो फोर्स नहीं है तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्लियर। और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, आया बात समझ में, तो माइनस डेल्टा यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, और यहाँ से देखिएगा इस स्यूडो को जैसे जीरो कर दोगे तो कंजर्वेटिव की जगह माइनस डेल्टा यू, नॉन कंजर्वेटिव ये रहा और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ये रहा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ समझिएगा बात को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ जो माइनस है वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और डेल्टा का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब दोनों फाइनल वाला जो दोनों है, ये दोनों का दोनों फाइनल वाला और ये दोनों का दोनों इनिशियल वाला, इसको एक साइड कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को ई से दिखाएंगे तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। आप चाहें तो इसी चीज़ को डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आप चाहें तो इसी चीज़ को डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू डेल्टा ई, यानी कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर स्यूडो फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो हो गया, जीरो है, मान लो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव का भी जीरो कर दे तो बचेगा क्या, सिर्फ कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और ये जो कंजर्वेटिव है ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, क्लियर, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो माइनस ऐसे ही रह गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल, मतलब एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट। और यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन। यही जो एनर्जी कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब सीधा सा लॉजिक ये समझ लीजिए कि अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आपका जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स का वर्क डन सारा जीरो है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ, यानी कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर बचा हुआ है तो आप उस कंडीशन में डायरेक्ट लगाएंगे ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल, यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं बात को, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बचा हुआ है तो आप चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला में, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्लियर है। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बचा हुआ है तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो आप क्या करेंगे तो ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट। एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है इसका स्टेटमेंट भी लिखाया जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सब कहने की बातें हैं बाबू, ठीक है ना। सीधा सा बात ये समझो, इसको हम आपको समझाते हैं आपको कैसे समझना है। दो एग्जाम्पल आप समझिएगा ध्यान से, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ है, 500 रुपये आपके पास है, इस हाथ में 200 रुपये, इस हाथ में 300 रुपये। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से इस हाथ में से लेफ्ट हैंड में से अगर आप 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट हैंड में, तो राइट हैंड में हो गया 400 रुपीज़ और लेफ्ट हैंड में हो गया 100 रुपीज़। और अगर इधर से ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 300 रुपीज़, इस हाथ में हो जाएगा 200 रुपीज़। मतलब सीधा सा ये है कि अगर एक हाथ में से मनी घट रही है तो दूसरे हाथ में मनी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक साइड डिक्रीज है तो दूसरे साइड इंक्रीज है, एक साइड लॉस है तो दूसरे साइड गेन है। यही तो होता है ना। काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। सिंपल सी बात है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपको जो एक एग्जांपल और देंगे उससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप उसी से समझिएगा। क्लियर समझो। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई महिला मित्र है, ठीक है, और उसको गिफ्ट पसंद है,
ठीक है, आप कोई गिफ्ट उसको देते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो आप जैसे ही उसको कोई गिफ्ट दिए तो गिफ्ट देने से क्या हुआ कि आपके पॉकेट में जो मनी है उसमें क्या आया, लॉस, वो डिक्रीज हुआ। लेकिन आप दोनों के बीच का, आपके और आपके महिला मित्र के बीच का जो ट्यूनिंग है वो क्या हो गया, बढ़िया स्ट्रांग हो गया। तो आपके पॉकेट मनी में जो लॉस हो रहा है तो आपके ट्यूनिंग में, आपके रिलेशनशिप के ट्यूनिंग में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है यहाँ भी, समझ गए। एनर्जी एक साइड से जाएगी तो दूसरे साइड पहुँच जाएगी, एक साइड लॉस तो दूसरे साइड गेन। सिंपल बात हम फिर से रिपीट करें क्योंकि इसके बाद हम लोग धुआंधार क्वेश्चन करेंगे और ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे कि आप दंग रह जाइएगा, कि आपको फील नहीं होगा कि इतना आसानी से आखिर एनर्जी कंजर्वेशन हम इससे पहले क्यों नहीं पढ़े। और आ रहा है एग्जाम, जेईई और नीट का एग्जाम सटने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका कि आप आसानी से, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन के प्रॉब्लम से दूर नहीं भागिएगा, आप उसको ढूंढिएगा कि तुम हमको मिलो और देखो तुम हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। आपका खौफ खत्म, अब क्वेश्चन आपसे डरेगा। क्लियर? तो समझ लो सीधा सा बात कि अगर नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स रहे तो एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन रहे तो उस कंडीशन में आप मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल करके क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? तो इसको लिखिए और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, दोनों का बस क्या किया हमने, तो पोजीशन को चेंज करने का कोशिश किया है। जहां कहीं भी GPE लिखेंगे तो आप समझ लेंगे कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जहां कहीं भी मैं GPE लिखूंगा तो आप कंसीडर करेंगे कि यहां बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। चलो एक बात बताओ, यहां पे समझिएगा, क्या यहां पर कोई स्यूडो फोर्स है? नहीं, तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन 0, कोई स्यूडो फोर्स नहीं दिखाई दे रहा। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आप या हम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो उसका भी कोई वर्क डन यहाँ पर नहीं है। क्या कोई फ्रिक्शन वगैरह है? नहीं, तो यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी फाइनल इक्वल टू एनर्जी इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यही काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ देखोगे हमने क्या किया, बॉडी को यहाँ से रिलीज किया है बाबू, यहाँ से रिलीज किए हैं। तो रिलीज करने का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में कहीं भी रिलीज वर्ड लिखा है, इसका मतलब मोशन अभी स्टार्ट होने वाला है, बॉडी अभी तक रुका हुआ है, या बोल सकते हैं कि अभी जस्ट शुरू हुआ है। मतलब सीधा सा बात, रिलीज जहां भी लिखा रहेगा तो आप उसकी स्पीड को 0 कंसीडर करेंगे। यानी कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। ठीक है, बॉडी फाइनली जहां पर आया है, जिस ग्राउंड पे बॉडी फाइनली आई है, उसी ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना गया और रेफरेंस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर की जाती है। और यहां पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 दिखाया गया है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? 0। लेकिन बॉडी जहां पर टकराया है फाइनली ग्राउंड पे, वहां पर कुछ ना कुछ स्पीड है, वही स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर कितना स्पीड के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv² इक्वल टू, ये तो 0 हो चुका है, ये 0 है। इस पर आते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी यहाँ है इनिशियली, तो रेफरेंस पोजीशन से ऊपर की तरफ, रेफरेंस पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और रेफरेंस पोजीशन से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। तो उस हिसाब से h हाइट ऊपर गए हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, वो कितना आएगा? mgh। समझ गए? यहाँ m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से बाबू आप निकाल सकते हैं कि v बराबर √2gh। और ये वाली चीज़ तो हमने पहले भी देखी है काइनेमेटिक्स के अंदर, है ना, बताया गया मोशन अंडर ग्रेविटी में कि बॉडी को जो हम ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे टकराता है। अगर h हाइट से आप बॉडी को ड्रॉप किए हैं तो ग्राउंड पे टकराएगा, तो कितना स्पीड से टकराएगा? तो ऑब्वियसली बात है v इक्वल टू √2gh से। वहाँ पर भी हमने जो इक्वेशन था v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस ½ at², उस तरीके से हमने प्रूव करके देखा था। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या किया गया, तो सिर्फ रेफरेंस लेवल को चेंज कर दिया गया, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस लेवल को चेंज कर दिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी कोई स्यूडो फोर्स का वर्क डन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर भी आप यही फार्मूला लगाने जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ध्यान से देखेंगे बात को,
बॉडी स्टार्टिंग में रिलीज किया जा रहा है बाबू यहाँ से बॉडी को, और ग्राउंड पे टकराएगा तो कितना स्पीड से टकराएगा यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी को रिलीज किया गया, मतलब स्टार्टिंग में कोई स्पीड नहीं है तो स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, 0। और बॉडी को जहाँ से रिलीज किया जा रहा है उसी इनिशियल पोजीशन को रेफरेंस लेवल माना गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0, तो ये भी चीज़ 0 हो जाएगा। जब बॉडी फाइनली ज़मीन पे टकराई है उस वक्त स्पीड है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, 12 mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस पोजीशन से आप नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। कितना हाइट आप नीचे आए हैं तो h, तो कितना हो जाएगा ये -mgh बराबर कितना 0, यानी कि 12 mv² बराबर mgh। तो m से m कैंसिल, तो यहाँ भी v की वैल्यू आ जाएगी बाबू √2gh। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल को खाली चेंज किया, उसके कारण जो फाइनल स्पीड है इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, और भी अब लेवल उठाया स्टार्ट किया जाएगा। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही एकदम बढ़िया से एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखो, क्या इसमें कोई स्यूडो फोर्स है? नहीं, तो उसका कोई वर्क डन नहीं है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स? नहीं। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन टाइप फोर्स? नहीं। तो सीधा सा बात है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। मतलब हम लोग को फाइनली के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल यही लगाना है। क्या कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है तो ई फाइनल बराबर ई इनिशियल, और ये हो जाएगा। बॉडी को स्टार्टिंग में रिलीज किया गया, इसका मतलब शुरुआत में कोई स्पीड इसके पास नहीं है, तो शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि रेफरेंस लेवल यहाँ है। रेफरेंस लेवल से बॉडी शुरुआत में इनिशियली बॉडी जो है वो रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बाबू mgh। इस डायग्राम में हमको स्प्रिंग भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का कहना यह है कि जब बॉडी यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ से मूव करने के बाद बॉडी आकर के इसमें टकराएगा, टकरा करके बॉडी फाइनली स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर पाता है ये निकालना है। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो मान लेते हैं कि हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन कितना x0। क्लियर। जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाती है और उसको बोला जाता है इलास्टिक एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको की फॉर्मूला होता है कितना, तो 12kx², 12kx²। और यहाँ जो x होता है बाबू, ये x स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, तो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से लेनी होती है। क्लियर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बॉडी यहाँ है, इस बॉडी को स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं है, स्प्रिंग को तो अभी हमने टच भी नहीं किया है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही मात्र है, और वो कितना हो जाएगा, तो mgh। जब ये बॉडी आकर के इसमें कोलाइड करेगा तो इसको कंप्रेस करेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसके बाद अब कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब बॉडी रुक चुका है। मतलब फाइनली बॉडी की स्पीड कितनी है, तो फाइनल स्पीड भी बाबू 0 है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या होगा, तो इलास्टिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली बॉडी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और जिस लेवल पर कंप्रेस किया उस लेवल को रेफरेंस लेवल माना गया, और उस लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब रही बात स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी हम कंसीडर कर लेते हैं कितना, तो 12kx0²। मान लेते हैं कि स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया गया, x0, और जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो k, तो 12kx0²। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाबू आप कि 12kx0² बराबर कितना, तो mgh। क्लियर। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12
के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर कितना, तो एम जी एच। क्लियर है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर कितना, एम जी एच। अगर आपको एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, एक्स नॉट बराबर कितना, तो 2mgh बट्टा के, इस सब के पावर कितना, 1/2। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर है, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ज़बरदस्त होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते भी हैं। अब यहाँ देखो, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें बोला गया कि बॉडी को यहाँ से रिलीज किया गया, और बॉडी जो है वो यहाँ ऐसे आ रहा है और आकर के यहाँ से यहाँ तक फिर रुक गया। कितना डिस्टेंस पे रुका, तो L0 डिस्टेंस पे रुका, यानी कि फाइनली बॉडी रुक चुका है, ब्लॉक स्टॉप्स, है ना। तो L0 डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस पे जाके बॉडी रुका, मतलब बॉडी का फाइनल स्पीड कितना है, तो 0। तो इसका मतलब कंफर्म है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की, 0। यहाँ से एक बात निकल गया। यहाँ रिलीज लिखा हुआ है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0, एक ये भी बात निकल गया। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, तो क्या स्यूडो फोर्स है, नहीं, तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन 0। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरफेस स्मूथ है, बट यहाँ के बाद सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस फ्रिक्शन वाला है, यानी कि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगाते हैं बाबू, तो आपने पढ़ा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है, तो सिर्फ फार्मूला बचेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, स्मूथ सरफेस है, ग्रेविटेशनल है खाली, तो कंजर्वेटिव फोर्स से तो हमको कोई मतलब होता नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का सीधा सा मतलब है कि वो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्क डन से कोई लेना देना हमको खास है नहीं। ठीक है, जब बॉडी यहाँ पर आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, जब बॉडी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर आने के बाद बॉडी का मास m तो है ही, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, n, वेट फोर्स कितना लगेगा, mg, है ना, वेट फोर्स mg। यानी कि यहाँ से जब बॉडी आगे बढ़ेगा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, राइट साइड, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर, और बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। बात यहां तक क्लियर। दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बाबू, तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर। यानी कि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, तो म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाबू, तो L0। क्लियर, और दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 -1, यानी कि यहाँ पे माइनस, इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इस तरीके से हमको इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिएगा, माइनस म्यू mg L0, फाइनली बॉडी रुक चुका है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाबू 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि रिलीज किया गया था। दूसरी बात, बॉडी जिस लेवल पर आया है फाइनली, उस लेवल को ही रेफरेंस लेवल माना गया, और रेफरेंस लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0। यानी कि इस कंडीशन में, यहाँ समझिएगा बात को, यहाँ जो फाइनल कंडीशन है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया, 0, तो ये भी खत्म। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी रेफरेंस लेवल से इनिशियली h हाइट ऊपर था, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, है ना, कितना, तो mgh, तो माइनस म्यू mg L0 बराबर माइनस mgh, mg से mg कट जाएगा बाबू, माइनस से माइनस कट जाएगा, L0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो h बट्टा म्यू। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड था, उससे भी आप सोच सकते थे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो एक मेथड और है इसका, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ देखिएगा सेकंड मेथड इसका। यहाँ देखोगे बाबू, ये जो सेकंड मेथड है वो उसका कहना है, मान लीजिए कि जब बॉडी को यहाँ से रिलीज किया गया बाबू, तो यहाँ पर जब बॉडी आएगी तो उस वक्त स्पीड कितनी होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है √2gh।
क्योंकि h हाइट से नीचे आ रहा है बॉडी, है ना, पाथ से तो कोई मतलब है नहीं। अगर बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो अभी जस्ट आपने पहला एग्जांपल देखा कि h हाइट से ड्रॉप करिएगा तो स्पीड कितनी, √2gh, पाथ से तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब ये हुआ, सीधा सा बात ये है कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ट्रीट कर लेंगे कि बॉडी यहाँ से जब यहाँ आया तो बीच वाले पाथ को छोड़ देंगे। यहाँ पर बॉडी की स्पीड कितनी है, तो m मास का ब्लॉक है, उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर है बाबू √2gh, है ना, और कुछ दूर जा करके बॉडी जो है वो रुक गया, यानी कि स्पीड क्या हो गई, 0। और कितना दूर जा करके स्पीड 0 हुई है, तो मान लो L0 डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो आपकी स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, और क्या ये सरफेस पर कोई फ्रिक्शन था, तो बिल्कुल है, तो यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, चूंकि बॉडी क्या हो गया, तो दोनों सेम लेवल पर आ गया है, फाइनली बॉडी सेम लेवल पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस तरीके का फॉर्मूला जैसे ही लगाइएगा, देखिएगा बात को ध्यान से, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा जो आपको क्वेश्चन में काम देगा, है ना। बॉडी जब सेम लेवल पर आ जाता है, एक ही लेवल पर, सेम इसी रेफरेंस लेवल पर आ गया, तो कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ भी ख़त्म और ये वाली चीज़ भी ख़त्म, और फाइनली बॉडी रुक भी गया तो ये भी ख़त्म हो गया। और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना था, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, -μmg L0 इक्वल टू माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ m, स्पीड जो है इसका स्क्वायर कर दो, तो रूट का स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू, 2gh, तो 2 से 2 साफ, mg से mg साफ, माइनस से माइनस साफ, यहाँ से फिर से आ गया L0 बराबर कितना, तो h/μ। आप दोनों में से जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। हमने इस मेथड में क्या किया है, तो बॉडी को यहाँ से रिलीज कराया, तो जब बॉडी h हाइट नीचे आएगी तो उस वक्त स्पीड कितनी होगी, तो √2gh होगी, उसी का हमने फ़ायदा उठाया और इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस L0, फाइंड L0। क्वेश्चन का कहना यह है कि ये कोई रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ब्लॉक का मास m है, टाइम 0 पर ब्लॉक के पास जो स्पीड थी वो v0 थी, L0 डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्लॉक रुक चुका है। ब्लॉक के रुकने का मतलब ये हो गया कि ब्लॉक का फाइनल स्पीड कितना है, 0। इसका मतलब है कि ब्लॉक की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से एक मैसेज तो निकल चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पहले देख लो, है ना, स्यूडो फोर्स का कोई वर्कडन है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन कोई है नहीं, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा बाबू, तो n लगेगा, वेट फोर्स कितना लगेगा, mg, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो म्यू इंटू n, यानी कि म्यू इंटू mg। फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल 180 डिग्री, मतलब -μmg L0, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 -1, ठीक है, इक्वल टू, हमको पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बाबू, 0। दूसरा, ब्लॉक जो है वो इनिशियली और फाइनली सेम लेवल पर है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब U फाइनल और माइनस U इनिशियल 0, ठीक है। फिर यहाँ माइनस एगो बचा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv², मास है m, तो यहाँ लिखेंगे बाबू हाफ m और v0², ये माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ से आप चाहें तो L0 की वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, v0²/2μg, है ना, ये कितना आ जाएगा, तो v0²/2μg। आगे चल के क्वेश्चन सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इक्वेशन डेवलप कर देंगे और आपका काम रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता है ना, हम आपको इक्वेशन डेवलप कर देंगे, लास्ट तक पहुँचा देंगे, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, जो लिंक दिया है व्हाट्सअप का, आप उस पर मैसेज करिए, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बाबू, ऐसे तो नहीं होगा, है। यहाँ देखो,
इस क्वेश्चन में क्या बोला, तो यहाँ पर m मास का ब्लॉक था, टाइम 0 पे ब्लॉक की स्पीड भी क्या थी 0, यानी कि इनिशियल स्पीड 0, तो इतना हम कंफर्म है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। ठीक है, चलो इतना मैसेज निकल गया। फिर ब्लॉक पे क्या हुआ, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया F0 और ब्लॉक इस रफ सरफेस पर जिसका कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, उस पर L0 डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पर ब्लॉक की स्पीड भी है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। निकाल सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। देखो सीधी सी बात, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स भी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्यूडो फोर्स का वर्क डन क्या है 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल है ना, नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू है ना, यहाँ क्या लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये लगाएंगे। क्लियर है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन वाला, इसके कारण वर्क डन कितना होगा, तो माइनस म्यू mg, ये तो फोर्स हो गया फ्रिक्शन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है L0, दोनों एंटी पैरेलल है तो cos थीटा cos 180 -1 वही माइनस है ये। क्लियर। प्लस कांस्टेंट फोर्स किधर लग रहा है राइट साइड, तो फोर्स F0, डिस्टेंस कितना L0, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 +1, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है F0 L0 इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाबू 0, दोनों सेम लेवल पर है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बचा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम लोग लिख लेंगे ½ mv²। क्लियर। अब आप आसानी से इसको सॉल्व करके यहाँ से जो है वो आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलो यहाँ देखिएगा, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन हमने किया। अब इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर स्प्रिंग भी आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ गया, पहले नहीं था। अभी जस्ट जो किए थे उसमें सिर्फ क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, स्प्रिंग नहीं था। अब स्प्रिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी। लेवल उठाते जाना है, घबराना नहीं है, जो स्टेप बोल रहा है आप उसको फॉलो करते जाइए बस। यहाँ देखिए, स्यूडो फोर्स के कारण कोई वर्क डन है नहीं, क्योंकि कोई स्यूडो फोर्स लग नहीं रहा है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भैया, वो भी 0। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई बात नहीं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो उसमें क्या लगाते हैं फॉर्मूला बाबू, तो उसमें लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालना है, मतलब स्प्रिंग को हार्डली कहाँ तक कंप्रेस किया ये बताना है। तो मान के चलते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया, जहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग को मान के चलो कि कंप्रेस कर दिया गया कहाँ तक, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया है x0 तक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, बहुत बढ़िया बात है तो। ठीक है। अब यहाँ देखोगे, जब ब्लॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो स्मूथ है, तो इसमें तो कोई वर्क डन की बातें नहीं है। अब रही बात कि जब ब्लॉक यहाँ आएगा तो यहाँ से आगे यहाँ तक के लिए वर्क डन कितना, तो फ्रिक्शन है। यहाँ पर जैसे ही ब्लॉक आया है ना, मान लो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल हो चुका है, लेवल पर आ चुका है, तो नॉर्मल फोर्स कितना बाबू n, वेट फोर्स कितना लगेगा mg, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे का तरफ म्यू इंटू n, और n बराबर mg, तो म्यू इंटू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना x0, तो म्यू mg x0, और दोनों एंटी पैरेलल, फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो cos 180 यानी कि माइनस इक्वल टू ब्लॉक को पहले रिलीज किया गया इनिशियली, तो इनिशियल शुरुआत में इसके पास कोई स्पीड है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बाबू 0, और मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब हुआ कि ब्लॉक अब इससे आगे गया भी नहीं है, स्प्रिंग को अब इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लॉक रुक चुका है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना 0। क्लियर। अच्छा, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो ब्लॉक यहाँ पे था, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस लाइन है वहाँ से h हाइट ऊपर था, और यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा और कोई एनर्जी है नहीं, क्योंकि अभी हमने हमारा ब्लॉक स्प्रिंग को टच भी नहीं किया है, तो स्प्रिंग से हमको कोई मतलब नहीं है शुरुआत में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी, तो वो हो जाएगी बाबू mgh।
लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ पर दो तरह का होगा फाइनल कंडीशन में, क्योंकि स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ है तो यहाँ पर इलास्टिक भी होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो फाइनली ब्लॉक जिस लेवल पर आ चुका है उस लेवल पर रेफरेंस लेवल मान करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो किया गया। तो फाइनल कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यानी कि फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है बाबू माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एच। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, अपने को एक्स नॉट निकालना है, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस के साथ आएगा और उस माइनस को कॉमन लेकर के इस माइनस को हटा दिए, ठीक है। यानी कि म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर एम जी एच। अब यहाँ से 2 एलसीएम लोगे तो वो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर। तो इक्वेशन क्या बनेगा बाबू, तो इक्वेशन बन जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट माइनस 2 एम जी एच बराबर 0। ये बन गया बाबू आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप रूट्स निकालना जानते हैं, आप एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये क्वाड्रेटिक है, आराम से सॉल्व करना, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप कनेक्ट कीजिएगा हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। एडवांस में ऐसा प्रॉब्लम आ रखा है और ये इस तरह की कॉन्सेप्ट ना आपको नीट में, जेईई मेन में, एडवांस में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत। यहाँ देखो बोल रहा है कि ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और ये रिंग है, इस रिंग का मास है m, ठीक है, और m का वैल्यू है 10 kg, रिंग का मास 10 kg है। इनिशियली क्या हुआ, तो स्प्रिंग को शुरुआत में हम यहाँ पर रखे हुए थे, फिर यहाँ से जैसे छोड़े तो स्प्रिंग यहाँ पर आया। तो फाइनल कंडीशन में स्पीड क्या है वो बताना है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है 4 मीटर। जब स्प्रिंग को हम यहाँ रखे हुए थे, रिंग को यहाँ रखे हुए थे, तो स्प्रिंग खिंचा करके टोटल लेंथ हो रखा था स्प्रिंग का 5 मीटर। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ देखोगे यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, यानी कि स्यूडो फोर्स के कारण जो यहाँ पर वर्क डन बोलते हैं वो 0 है ना। स्यूडो फोर्स के कारण यहाँ पर वर्क डन 0 है। कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है ना, कोई किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि हमको फाइनली यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंजर्वेटिव वाला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो स्टार्टिंग में बॉडी को रिलीज किया गया, इसका मतलब कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, और बॉडी की फाइनल स्पीड आपसे मांगी जा रही है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये 100% हम लोग बोल सकते हैं बाबू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो 10 kg है, तो हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर। क्लियर। प्लस ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी यहाँ पर और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉडी वहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और स्प्रिंग भी है, तो दोनों तरह का होगा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग का मतलब इनिशियल कंडीशन में, और ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक इनिशियल कंडीशन में, दोनों। तो इनिशियल कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये कितना हाइट पर है, सो पहले देख लीजिए रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे है। ये 4 ये 5, तो ऑब्वियसली ये 3 होगा। ऐसे भी यहाँ 37 डिग्री लिखा हुआ है तो उससे भी निकाल सकते हो। तो हाइट कितना आने वाला है 3 मीटर, यानी कि mgh, तो मास 10 है ना, और g का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10, और हाइट 3, तो कितना हो गया बाबू 300। ये 300 निकल करके आ गया, बहुत बढ़िया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू दे रखी है आपको 400 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि हाफ k की वैल्यू कितनी 400 इंटू ये जो x होता है वो होता है स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलोंगेशन, जिसको हम लोग लेते हैं नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ है 4 मीटर और यहाँ पे लेंथ है 5 मीटर, यानी कि इलोंगेशन कितना हुआ होगा 1 मीटर। तो यहाँ बोल सकते हैं बाबू 1 का स्क्वायर, मतलब ये फाइनली हो गया कितना, तो 200 जूल।
यहाँ से हो गया 300 जूल। मतलब क्लियर है कि इधर ये बराबर के इस साइड वाला जो कंडीशन है उसमें आ रहा है 500 जूल टोटल। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो फाइनली रिंग जहाँ पर है वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। दूसरा, रिंग जहाँ आया फाइनली वहाँ पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ चुका है, तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग का कोई जो है सो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0। यानी कि यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, यानी कि 5v² बराबर 500। मतलब फाइनली v की वैल्यू आ जाएगी बाबू 10 मीटर पर सेकेंड। 5v² इक्वल टू 500, 300 प्लस 200 500, तो बोल सकते हैं कि ये टोटल होके वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो इस रिंग की स्पीड होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए बाबू ये क्वेश्चन देखिएगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस ब्लॉक को, m मास के ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया गया। ब्लॉक आया, इतना दूर का सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, फिर यहाँ से फ्रिक्शन चालू और यहाँ स्प्रिंग भी लगा हुआ है। ब्लॉक जब आया तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यहाँ तक हार्डली कंप्रेस कर पाता है। यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछने का सीधा सा मतलब हो जाता है बाबू, यहाँ पर आपसे x0 पूछा जा रहा है ना। दूसरी बात, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब हुआ कि ब्लॉक अब इससे आगे नहीं जा पाया, मतलब फाइनल स्पीड ब्लॉक की 0। क्लियर? फाइनल स्पीड जो है वो ब्लॉक की कितनी 0, मतलब ये बोल सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। और यहाँ पर रिलीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड भी 0, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, यहाँ पर म्यू आ गया, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्लियर? अब यहाँ देखोगे, जब ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई मतलब है ही नहीं, इसको तो छोड़िए आप। जब ब्लॉक यहाँ पे आया है, यहाँ पर तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वर्क डन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। यहाँ पे एंगल थीटा है, ये रहा ब्लॉक जिसका कि मास कितना है m। ठीक है, मास कितना है m। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा बाबू n, वेट फोर्स कितना लगेगा mg। ये इधर की तरफ यहाँ से एंगल कितना होता है थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। कंपोनेंट कितना आ जाएगा बाबू, तो कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, यानी कि n की वैल्यू mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इंटू n, यानी कि म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया बाबू म्यू mg cos थीटा इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए हो x0, तो म्यू mg cos थीटा इंटू x0। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के तरफ और डिस्प्लेसमेंट नीचे के तरफ, यानी कि एंटी पैरेलल, तो cos 180 यानी कि -1। ठीक है, इतना आ गया काम, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाबू 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ब्लॉक यहाँ पर है ना, और शुरुआत में हमको स्प्रिंग से कोई मतलब था नहीं। ब्लॉक यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस लेवल है ब्लॉक उससे h हाइट ऊपर है शुरुआत में इनिशियली। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ mgh, है ना। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली, क्योंकि शुरुआत में ब्लॉक यहाँ पर है, स्प्रिंग को टच भी नहीं कर रहा, तो कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा होगी और इलास्टिक एनर्जी की भी चर्चा होगी। तो जब ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया फाइनली, तो आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस लेवल पर, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 0। और स्प्रिंग की एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ½ k x0², मतलब फाइनली आ गया माइनस म्यू mg cos थीटा x0 बराबर ½ k x0² माइनस mgh।
अब आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आप x0 की वैल्यू जो है सो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अगर आपको x0 निकालने में दिक्कत होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के लिंक पर हमको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आपसे बोला गया कि यहाँ पर m मास का ब्लॉक है, v0 स्पीड से मूव किया, आकर के स्प्रिंग में टकराया। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था L0, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया है, x0, और यही x0 आपको बोला जा रहा है निकालने। और जैसे स्प्रिंग से टकराया तो वहाँ के बाद जो है ये सरफेस रफ था, फ्रिक्शन वाला था, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और उससे पहले स्मूथ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड पे कोई दिक्कत हमको है नहीं। यहाँ से यहाँ तक के वर्क डन को हम कुछ मानेंगे नहीं, सीधा सा बात है ना। तो यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है बाबू, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। ठीक है, जो है सो आपके लिए क्या है, यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि म्यू है। तो लिखेंगे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। एक्चुअली फार्मूला होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ का एक्सटर्नल है नहीं, इसलिए सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव बचेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब हो गया कि सीधा सा बात, ब्लॉक उससे आगे नहीं गया, तो ब्लॉक की फाइनल स्पीड 0, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर है? दूसरी बात, अब यहाँ पर आते हैं, ब्लॉक की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी, तो हाफ m v0 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ m v0 स्क्वायर। अगर ब्लॉक के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, है ना, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। उसी तरह यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दो की चर्चा होगी। तो ब्लॉक चूंकि सेम लेवल पर ही रह गया, तो रेफरेंस लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक कोई हाइट अटेन नहीं कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग में ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग को टच भी नहीं कर रहा है, इनिशियली इसको स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं है, तो इलास्टिक एनर्जी भी इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो है ये जो कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये भी ख़त्म। अब रहा बात फाइनली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, x0, तो ये हो जाएगा बाबू हाफ k x0 स्क्वायर। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना, तो वो तो फ्रिक्शन फोर्स है, जानवे करते हो, म्यू mg, ये तो फोर्स हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट, x0, दोनों अपोजिट है तो माइनस, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या आ गया इक्वेशन आ गया माइनस म्यू mg x0 बराबर हाफ k x0 स्क्वायर माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करके आप x0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा इजी है ये, है ना। x0 आराम से यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स के जैसा फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये भी एक शानदार क्वेश्चन हमने देखा। अब एक और आखिरी, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बाबू, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है कि यहाँ से एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया, ये पुली है जो कि मासलेस है, और इस स्प्रिंग को इधर यहाँ ऐसे इधर से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है m, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यहाँ तक। अब क्या गया, स्प्रिंग का जो मीन पोजीशन है वो कितना है, mg/k। मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो स्प्रिंग को कहाँ तक आप खींच के लेके जा रहे हैं। स्प्रिंग को मान लीजिए आप खींच के लेके गए kx mg तक, यहाँ मान लो कोई स्प्रिंग है इस तरीके से, है ना, इसमें कितना मास लटक रहा है जी, m, तो वेट फोर्स कितना लगेगा, mg। स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा होगा, kx बराबर mg, तो x बराबर mg/k, यही इसका जो है सो मीन पोजीशन हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से क्या किया गया, तो मीन पोजीशन से 2 mg/k डिस्टेंस ब्लॉक को नीचे लाया गया और यहाँ से ला करके रिलीज कर दिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से रिलीज कर दिए। रिलीज करने के बाद जब ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा 2 mg/k पे, ध्यान से समझना, 2 mg/k पे वापस रिटर्न होगा। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि रिटर्निंग के टाइम में जब यहाँ से रिलीज किए हो, तो रिटर्निंग के टाइम में यहाँ पर स्पीड कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है?
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन 0, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका भी वर्क डन 0, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उसका भी वर्क डन 0, ये सब 0 बैठ रहा है बाबू। यानी कि सीधा सीधा बात, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन खाली होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, मतलब हम लोगों को सीधा सीधा ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी कि इनिशियल और फाइनल के मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना होगा, उसको इक्वल करना होगा। ठीक है, ए पॉइंट पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से ब्लॉक को आप रिलीज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 0 दिखा दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक, क्योंकि स्प्रिंग भी है। अब यहाँ पे जहाँ से तुम स्टार्टिंग कंडीशन में हो, इनिशियल कंडीशन में हो, वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कितना 0, तो ये भी 0। दूसरा, इलास्टिक एनर्जी कितना स्टोर है इसमें, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स क्या होता है, तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कंप्रेशन कहाँ से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंशन होगा, तो mg/k प्लस 2mg/k 3mg/k, तो हाफ के 3mg/k का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3mg/k, तो उसका काम हो गया। ए पॉइंट का एनर्जी निकल चुका। बी पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बी पे जब ब्लॉक यहाँ पर वापस पहुँचा तो क्रॉस करते वक्त वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को देखना, रेफरेंस लेवल ये है, रेफरेंस लेवल से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, तो mgh कितना ऊपर गए आप, 2mg/k, तो mgh के जगह लिख दिए हैं 2mg/k प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा कितना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x क्या होता है नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस, वो कितना है mg/k, तो हाफ के mg/k का होल स्क्वायर। तो सारा एनर्जी निकल चुका। आपको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है और बराबर करके आप आसानी से b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप ही को करना होगा बाबू, समझ गए कि नहीं, कैलकुलेशन पे आप ध्यान लगाइए, कैलकुलेशन आसानी से होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हमने देखा और एनर्जी कंजर्वेशन पे अब मुझे पूरा विश्वास है, 100% गारंटी है बाबू, एकदम कन्फर्म, एकदम श्योर है, एकदम श्योर एंड सर्टेन गारंटी है कि अब आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं फंसेगा। आप कंफर्म रहिए, अगर आप इतना अप्लाई करना सीख गए हैं तो आपका क्वेश्चन किसी हालत में नहीं फंस सकता, इसका एकदम ओपन चैलेंज है। क्लियर है, जहाँ जहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, चाहे ये कैलकुलेशन करने के लिए जो दिया गया है, आप इसको करें और अगर फंसता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसको व्हाट्सएप से कनेक्ट करिए और हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको खुद करना चाहिए, कैलकुलेशन भी अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा बताइए, है कि नहीं। दूसरी बात, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह में कोई भी परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको टोटल वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के एक शानदार कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ वहाँ पर पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्लियर है, मिलते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी कंजर्वेशन का सेकंड पार्ट में मिलेंगे, उसमें हम लोग चेन प्रॉब्लम को देखेंगे। चेन प्रॉब्लम भी बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन ऐसा टेक्निक बताया जाएगा, ऐसा महातोप मेथड बताया जाएगा कि आपको फंसेगा नहीं। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो एनर्जी कंजर्वेशन के पार्ट 2 में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पर चेन प्रॉब्लम को भी हम लोग उसी तरह से डील करके देखेंगे। क्लियर है, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।